हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में बच्चे हम बात करेंगे क्लास 12th की ज्योग्राफी की, जो हमारी सेकंड बुक है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। और उसका चैप्टर फर्स्ट है हमारा जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। इसको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे और मैं आपको साथ के साथ जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर से सारे के सारे टॉपिक बताते हुए चलूंगा, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप है हमारा क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप के नाम से, इसको ज्वाइन जरूर करना है आपको। आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। वहाँ पे आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और इसको ज्वाइन करने के दो तरीके हैं, या तो आप इसको डायरेक्ट टेलीग्राम पे सर्च कीजिए ये डाल के, या फिर मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ लिंक पे जाके भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। एकलव्य स्टडी पॉइंट ये मेरा यूज़र नेम है। एक बार सिलेबस देख लीजिए। देखिए सेकंड बुक स्टार्ट कर रहा हूँ आज मैं, और इसमें टोटल 9 चैप्टर हैं। चैप्टर 1 फर्स्ट जो है हमारा, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद चैप्टर 2 मैंने ऑलरेडी करा दिया, फिर चैप्टर 3 4 5 इस तरीके से करा देंगे सारे चैप्टर। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, ठीक है। इंट्रोडक्शन मतलब इस चैप्टर के बारे में समझ लेते हैं कि ये चैप्टर किस चीज़ पे है। तो इंट्रोडक्शन में हम क्या देखेंगे, जनसंख्या को समझेंगे। जनसंख्या का जो वितरण होता है असमान होता है, यानी कि कहीं पे ज़्यादा जनसंख्या रहती है तो कहीं पे कम रहती है, ठीक है, उसको समझेंगे। और जनसंख्या वृद्धि क्या होती है, उसके टाइप्स को समझेंगे। ये सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। तो पहले इंट्रोडक्शन वाली लाइनों को समझ लो, फिर आगे मैं आपको टॉपिक कराता हूँ। देखिए, लोग जो होते हैं वो किसी देश के अत्यंत महत्वपूर्ण घटक होते हैं। इसका मतलब क्या है, देखिए किसी भी देश में रहने वाले, उस देश के जो निवासी होते हैं, ठीक है, जो उस देश में रहने वाले लोग होते हैं, वो क्या होते हैं, उस देश के महत्वपूर्ण घटक होते हैं। क्योंकि एक तरह से आप उन लोगों को उस देश के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में देख सकते हो, ठीक है। और भारत की जनसंख्या को अगर हम देखें 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो ये 121 करोड़ थी, ठीक है। 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें भारत की जो कुल जनसंख्या बताई गई थी वो 121 करोड़ थी। इसके बाद जो अगली जनगणना होनी थी वो 10 साल बाद यानी 2021 में होनी थी, लेकिन 2021 में नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई, क्योंकि उस समय में कोविड का संकट चल रहा था, आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि आज के समय में भारत की जनसंख्या जो है वो 140 करोड़ के आसपास हो गई होगी, ऐसा अंदाजा लगाया जाता है, ठीक है। और भारत की अगर हम बात करें तो चाइना के बाद यानी चीन के बाद भारत जो है वो दूसरा सघनतम बसा हुआ देश है। अगर हम दुनिया में जनसंख्या को देखें तो पहले नंबर पे चीन आता है, ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे भारत आता है। और ऐसा कहा जाता है कि हो सकता है कि भारत चीन को भी पिछाड़ दे इस मामले में, ठीक है। भारत नंबर 1 जनसंख्या बन सकता है दुनिया की। अब यहाँ पे आपको एक और चीज समझनी है कि देखिए भारत की जो जनसंख्या है ना, वो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों की जनसंख्या को अगर मिला दिया जाए तो भी भारत की जनसंख्या इनसे ज्यादा है। मैं आपको एक बार मैप में दिखाता हूँ। मैप में देखिए, देखिए ये आपका है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, आप देख पा रहे हो, ये है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये आपको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दिख जाएगा। यानी इन तीनों की जनसंख्या को टोटल कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो भी भारत की जनसंख्या जो है इन सभी से ज्यादा है, ठीक है। ये आपको बताया जा रहा है, तो आप समझ जाइए कि भारत की जनसंख्या के मामले में भारत कितना आगे है, जो कि ज़्यादा प्लस पॉइंट नहीं हम उसको मानेंगे। क्योंकि किसी देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा होना ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं होती, क्योंकि उसका दबाव जो है वो संसाधनों पे पड़ता है, ठीक है। आगे देखिए, ऐसे में ये कहा जाता है कि इतनी बड़ी जनसंख्या निश्चित तौर पर इसके सीमित संसाधनों पर दबाव डालती है। बिल्कुल, देखिए किसी भी देश में जो संसाधन होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, सीमित होते हैं। लेकिन अगर जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो उसके संसाधनों पे कहीं ना कहीं दबाव पड़ेगा और वो उस देश के लिए एक तरह से ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाएगा, ठीक है। ये ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं है बड़ी जनसंख्या होना। तो ये आपको इतना समझ में आया होगा। यही चीज़ें हम आगे चैप्टर में डिटेल में जानने वाले हैं। अब बात करते हैं जनसंख्या आंकड़ों के स्रोत, इसको देखते हैं। देखिए हमारे देश में जनसंख्या के जो आंकड़े हैं वो हमें प्रति 10 वर्ष के बाद होने वाली जो जनगणना है उसके द्वारा एकत्रित किया जाता है, ठीक है। भारत की पहली जनगणना जो थी वो 1872 में हुई थी, और उसके बाद से लगातार 1881 से
संपूर्ण जनगणना की शुरुआत हो चुकी है। अब यहाँ पे आपको समझना है कि हम ये देखते हैं ना कि भारत की जनसंख्या इतनी है, भारत में महिलाओं की संख्या इतनी है, पुरुष की संख्या इतनी है, साक्षर इतने लोग हैं, ये सब हमको आंकड़े कहाँ से पता लगते हैं? तो हमारी जो जनगणना होती है उससे हमको ये आंकड़े पता लगते हैं। ठीक है, पहली बार जनगणना का प्रयास किया गया था वो 1872 में किया गया था, लेकिन संपूर्ण जनगणना जो हुई थी भारत की वो 1881 में हुई थी, और इसके बाद से हर 10 साल के बाद हमारे यहाँ पे जनगणना होती है, और इसी जनगणना से हमें हमारी जनसंख्या के आंकड़े जो हैं वो पता लगते हैं। तो ये बहुत आसान है, सिंपल है, आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अब देखिए जनसंख्या का वितरण, ये आपको समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जो जनसंख्या का वितरण होता है ना वो अलग अलग होता है एक तरह से, यानी पूरे देश में जनसंख्या का जो वितरण है वो एक जैसा नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे मैप है, मैप को देखो, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि इस एरिया में जो जनसंख्या बसी हुई है वो बहुत सघनतम बसी हुई है, यानी यहाँ पे बहुत घनी आबादी वाला एरिया है ये। लेकिन अगर आप इसके ऊपर जाते हो तो यहाँ पे आपको जनसंख्या बहुत कम दिखाई दे रही है, इधर भी आपको जनसंख्या यहाँ के मुकाबले कम दिखाई दे रही है, मध्य भारत में भी आपको जनसंख्या यहाँ के मुकाबले कम दिखाई दे रही है, नॉर्थ ईस्ट में आते हो तो भी आपको जनसंख्या कम दिखाई देती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हमारी जनसंख्या है वो पूरे भारत में एक समान वितरित नहीं है। कहीं पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है, यानी जनसंख्या का घनत्व कहीं पे बहुत ज़्यादा है, तो कहीं पे जनसंख्या का घनत्व जो है वो बहुत कम है। तो पेपर में एक क्वेश्चन आता है आपके, देखो इस टॉपिक में से क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ले रखे हैं मैंने, और ये कहाँ से लिए मैंने? ये लिए मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से। ठीक है, जो पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है वहाँ से मैंने क्वेश्चन उठाए हैं। एक बार आप इसको ध्यान से देख लो, फिर मैं आपको समझाऊंगा इसका आंसर, यानी यही टॉपिक है और इसी का आंसर को हमें समझना है। पेपर में इस लैंग्वेज में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन है कि भारत की जो जनसंख्या है, ठीक है, भारत में जो जनसंख्या का वितरण है वो असमान है। असमान का मतलब है कहीं पे तो बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, कहीं पे कम लोग रहते हैं। ठीक है, असमान वितरण है, तो इसका आपको विश्लेषण करना है। ये आपको समझ में आ गया पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखो, भारत में जनसंख्या का वितरण असमान क्यों है? भाई इसके पीछे क्या कारण है, ऐसा क्यों है? कहीं पे ज़्यादा लोग रहते हैं, कहीं पे कम लोग रहते हैं, ऐसा क्यों है? इसके कारण पे आपको चर्चा करनी है। यानी कि ये दोनों क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, पिछले 2-3 साल के क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो आपको ये दोनों क्वेश्चन उसमें दिख जाएंगे। ठीक है, तो ये इस टॉपिक में से क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि भारत में जो जनसंख्या का वितरण है वो असमान है, तो उसके पीछे कारण क्या है? तो देखिए उसके कारण बहुत सारे हैं। हम क्या करते हैं, इन कारणों को समझते हैं। जैसे कि एक भौतिक कारण हो जाएगा, ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक कारण हो जाएगा, इसके अलावा औद्योगिक कारण हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, सामाजिक, आर्थिक, ऐतिहासिक जो है मैंने एक में ही लिख दिया, मैं चाहूँ तो इसको अलग भी लिख सकता था, लेकिन मैंने यहाँ पे एक में ही लिख दिया, आपको एक साथ ही समझा दूंगा तीनों के तीनों पॉइंट ये वाले। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, पेपर में क्वेश्चन आएगा सेम यही आपको इस तरीके से लिखना है। अब आपको ये समझना है एक एक करके कि भौतिक कारण कौन से हैं। ठीक है, तो देखिए भौतिक कारण की अगर मैं बात करूं तो इसमें होता है कि जिन स्थानों पे जो जमीन होती है, उपजाऊ भूमि होती है, जहां पे पानी उपलब्ध होता है, जहां पे जलवायु ठीक होती है, यानी ना तो बहुत ज़्यादा ठंडी जलवायु ना बहुत ज़्यादा गर्म है, तो ऐसी जगह पे जनसंख्या क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, तो भौतिक कारण कौन से हैं जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं? तो आप लिखोगे भौतिक कारणों में क्या होता है, जहाँ की जमीन उपजाऊ हो, ठीक है, जहाँ पे पानी उपलब्ध हो, जहाँ की जलवायु ठीक हो, तो वहाँ की जो जगह होती है वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। आपने कभी सोचा है कि इस जगह पे जनसंख्या इतनी ज़्यादा क्यों है और नॉर्थ ईस्ट में ये जनसंख्या कम क्यों है? इसके पीछे रीज़न यही है कि यहाँ पे ये जो है नदी घाटी के आसपास बसा हुआ क्षेत्र है, और इसकी वजह से यहाँ पे क्या है, पानी उपलब्ध है, भूमि जो है उपजाऊ है, तो यहाँ पे लोग जो हैं बसे हुए हैं। अगर आप इसको भी थोड़ा और पीछे चले जाओ, हड़प्पा सभ्यता या फिर और प्राचीन समय में जाओ, तो आप एक चीज़ को देखोगे कि जितनी भी सभ्यताएँ हुई हैं, चाहे वो मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, चाहे वो हड़प्पा की सभ्यता हो या कोई अदर सभ्यता हो, हमेशा नदी घाटी के आसपास ही बसती थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जमीन जो थी उपजाऊ होती थी और वहाँ पे पानी भी उपलब्ध होता था। तो समझ गए ना कि जनसंख्या यहाँ पे ज़्यादा क्यों रहती है? तो ये भौतिक कारण में आ जाएगा, आप आराम से इसको लिख दोगे। नेक्स्ट देखो औद्योगिक कारण। अब देखिए क्या है कि गाँव में लोग रहते हैं, आपको पता है भारत की जो जनसंख्या है उसमें से बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो गाँव में रहते हैं, लेकिन गाँव में ना उतनी ज़्यादा सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। ठीक है, गाँव में लोगों को ज़्यादा रोजगार उपलब्ध नहीं होता है। ठीक है, गाँव में ज़्यादा लोगों को सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती है, उनको अच्छी एजुकेशन, अच्छी हेल्थ सर्विस, ठीक है, ये सब उपलब्ध नहीं होता गाँव में। तो ऐसे में लोग क्या करते हैं, रोजगार की तलाश में, अच्छी सुख सुविधाओं की तलाश में शहरों की तरफ जाते हैं। जब वो शहरों की तरफ जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनको वहाँ पर रोजगार मिल जाता है, वहाँ पर उनको सुविधाएँ मिल जाती है। ठीक है, ये होता है। तो अब आपको यहाँ पे ये समझना है कि औद्योगिक कारण क्या है। तो औद्योगिक कारण में आपको बताना है कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई और जयपुर, ठीक है,
ये सारे कैसे क्षेत्र हैं? ये सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो नगरीय क्षेत्र हैं, औद्योगिक क्षेत्र हैं, यहाँ पे उद्योग वगैरह मिल जाते हैं, ठीक है। तो गांव के लोग जो हैं वो प्रवास कर जाते हैं इन क्षेत्रों में। क्यों प्रवास करते हैं? क्योंकि भाई ये नगरीय क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र है, नगर है तो सुविधाएं मिलेगी, औद्योगिक क्षेत्र है तो रोजगार मिलेगा, ठीक है। इस कारण जो गांव के लोग हैं वो नगरों की तरफ क्या हो जाते हैं? प्रवास कर जाते हैं या आकर्षित होते हैं नगरों की तरफ। यहाँ पे इनको क्या मिल जाती है? सुविधाएं मिल जाती है। तो ये तो हो जाएगा आपका औद्योगिक कारण। इसको आप आर्थिक कारण के रूप में भी लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पे रोजगार भी मिलता है, ठीक है। अब देखो ये हो गया दूसरा पॉइंट। अब 3 पॉइंट आगे के जो है मैंने एक साथ ही समझा दिए हैं। अब इसको समझिए। देखिए, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। जब मानव आदिम अवस्था में था, यानी जब मानव आदिम अवस्था में था, जब आदि मानव की तरह अपनी जिंदगी बिताता था, तब मानव क्या करता था? वो जंगलों से जो से कंदमूल मिल जाते थे उसको खा लेता था, ठीक है। जानवरों का वो क्या करता था? शिकार कर लेता था, उसको खा लेता था। परमानेंट कहीं पे टिक कर नहीं रहता था, उस गुफाओं में रह लेता था या पेड़ों पे रह लेता था, इस तरीके से जिंदगी बिताता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? मानव ने इस अवस्था को छोड़ा और उसने स्थायी कृषि करना शुरू करा, यानी परमानेंट खेती करना शुरू करा। अब जब मानव ने परमानेंट खेती करना शुरू किया, उसके बाद क्या हुआ? उसको एक जगह, अब खेती करनी है तो भाई एक जगह पे रहना पड़ेगा, क्योंकि खेती करनी है, उसमें सिंचाई करनी है, उसकी कटाई करनी है, बुआई करनी है, निराई करनी है, बहुत सारा प्रोसेस होता है जिसमें 6 महीने साल भर का टाइम लग जाता है। तो इंसान ने स्थायी कृषि शुरू की। स्थायी कृषि का उद्भव हुआ तो उसने स्थायी रूप से बसना शुरू कर दिया, ठीक है। फिर कृषि का विकास हुआ, और जब कृषि का विकास होने लगा तो मानव बस्ती बसने लगी। मानव बस्ती बसने लगी तो वहाँ पे परिवहन की जरूरत महसूस होने लगी, तो फिर परिवहन तंत्र का विकास किया गया। फिर जहाँ पे बहुत सारे लोग रहने लगे तो उद्योग भी लगाए गए। फिर इस तरीके से धीरे धीरे आदिम अवस्था से वो नगरीकरण की तरफ बढ़ा। जैसे जैसे ये पूरा का पूरा प्रोसेस चला है, तो इसी को सामाजिक, आर्थिक, ऐतिहासिक कारक में रखेंगे तो ऐसा देखा जाता है कि भारत के जो नदीय मैदान है, जो नदी के आसपास का क्षेत्र है या जो तट वाला क्षेत्र है, वहाँ पे जो प्रदेश स्थित है वहाँ पे जनसंख्या जो है बहुत ही विशाल होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप यहाँ पे लिख के बता सकते हो। अगला टॉपिक है जनसंख्या का घनत्व। जनसंख्या का घनत्व का मतलब क्या होता है? देखिए, प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वालों की जो संख्या होती है उसके हिसाब से जनसंख्या का घनत्व निकाला जाता है। तो देखो, कुछ राज्य ऐसे हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पे 1 किलोमीटर में मात्र 17 लोग रहते हैं। अब आप सोचो, 1 किलोमीटर में केवल 17 लोग रहते हैं, तो यहाँ का जनसंख्या घनत्व 17 हो गया, यानी बहुत ही कम हो गया। अगर यहीं पे मैं बात करूं बिहार की, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं। दिल्ली की बात करूं तो वहाँ पे 1 किलोमीटर में बहुत सारे लोग रहते हैं। तो जनसंख्या का घनत्व क्या होता है, इसको हम समझ लेते हैं। देखिए, जनसंख्या के घनत्व को प्रति इकाई क्षेत्र, यानी किसी क्षेत्र को एक यूनिट मान लिया जाता है और वहाँ पे रहने वाली जो व्यक्ति होते हैं उनकी संख्या के द्वारा इसको अभिव्यक्त किया जाता है कि कितने लोग उस प्रति इकाई क्षेत्रफल में रह रहे हैं। भारत की अगर पूरे देश की जनसंख्या का घनत्व देखें तो ये 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं। एक पूरे देश का एक एवरेज निकाल लिया गया है, ठीक है। और ये कौन सी जनगणना के अनुसार है? 2011 की जनगणना के अनुसार है। ये आपको समझ में आया? आपके पेपर में ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखो, 1951 में जनसंख्या का घनत्व जो था मात्र 117 व्यक्ति था, यानी 1951 में अगर आप 50-60 साल पीछे चले जाते हो तो आपको केवल 117 व्यक्ति ही मिलेंगे, ठीक है। और 2011 में ये बढ़ गया है, दुगने से भी ज़्यादा हो गया, 382। पिछले 50 वर्षों में देखें तो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में बढ़ चुके हैं। ये क्या है? हमारी जनसंख्या में वृद्धि को, यानी जनसंख्या में बढ़ोतरी को दिखा रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, जहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं, तो वो है आपका अरुणाचल प्रदेश, जो कि 17 लोग ही रहते हैं यहाँ पे मात्र प्रति वर्ग किलोमीटर में, 2011 की जनगणना के अनुसार है। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है बिहार है। बिहार में कितने रहते हैं? 1102 लोग रहते हैं। अब आप सोचो, एक जगह 1 किलोमीटर में मात्र 17 लोग और एक जगह 1 किलोमीटर में 1102 लोग, तो कितना ज़्यादा यहाँ पे असमान वितरण दिख रहा है ना। यही पढ़ना था ना हमको, जनसंख्या का जो वितरण है वो असमान है, कहीं पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं तो कहीं पे बहुत कम लोग रहते हैं। यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो, यहाँ पे मैं एक और बात बता दूँ, मैंने दिल्ली का अलग से लिखा हुआ है, इसको मैंने अलग से लिखा है, इसको समझो। दिल्ली जो है यहाँ पे 11,297 लोग रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। अब आप सोचो, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ जाएगा कि मैंने अभी आपको बताया
कि सबसे कम लोग रहते हैं, मतलब सबसे कम जनसंख्या का घनत्व है अरुणाचल प्रदेश में, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसके बाद मैंने आपको बताया बिहार का, ठीक है, यानी जो बिहार है यहाँ पे कितने रहते हैं 1102, ये सबसे ज्यादा है। तो दिल्ली तो उससे भी ज्यादा है, बिहार से भी ज्यादा। तो फिर मैंने आपको बिहार क्यों बताया भाई ज्यादा, मैं दिल्ली भी तो बता सकता था। तो दिल्ली में मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि यहाँ पे राज्यों की बात कर रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश एक राज्य है, ठीक है, बिहार भी एक राज्य है, क्या दिल्ली भी एक राज्य है? तो आपका आंसर होगा नहीं, दिल्ली तो हमारे देश की राजधानी है, ठीक है, ये यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, हमारे देश की राजधानी है, और ये पूर्ण राज्य नहीं है दिल्ली, इसलिए दिल्ली को मैंने अलग से बताया आपको। ये याद रखना, पेपर में ना कंफ्यूज करने के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन में डालेंगे इसको, और आप सोचोगे यार सबसे ज़्यादा तो दिल्ली में ऐसी पे टिक कर देते, तो यहाँ पे टिक नहीं करना, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ना, हो सकता है आपसे वो राज्य की बात कर रहे हो, ठीक है, ये समझ में आया आपको। इसके बाद देखो, उच्च जनसंख्या घनत्व वाले राज्य, यानी कि ऐसे राज्य जहाँ पे जनसंख्या का घनत्व काफ़ी ज़्यादा है, तो उसमें आ जाता है बिहार, ठीक है, बंगाल में 1029 लोग, उत्तर प्रदेश में 829, केरल में 859 और तमिलनाडु में 555, ठीक है। ये क्या है, ये वो राज्य हैं जहाँ का जनसंख्या घनत्व जो है काफ़ी उच्च है, यानी काफ़ी ऊंचा है। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा मध्यम, और उसके बाद फिर आपको सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मध्यम है, ये टाइपिंग की मिस्टेक है, ये इसको आप मीडियम मान लो, या कम, कम तो नहीं, मध्यम ही लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, मध्यम। असम हो गया, गुजरात हो गया, हरियाणा हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश, यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है वो मध्यम है, यानी कि जो अभी इससे पहले बताए थे उनसे इसमें कम लोग रहते हैं। और अगर मैं बिल्कुल कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य बताऊं तो ये आपको नॉर्थ ईस्ट वाले मिलेंगे, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट यानी कि जो उत्तर पूर्वी राज्य है, यहाँ पे जनसंख्या का घनत्व जो है वो काफ़ी कम है। अरुणाचल प्रदेश में 17 लोग रहते थे, मैंने भी अब बताया था आपको। ऐसे ही सिक्किम हो जाएगा, मेघालय, नागालैंड हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे जनसंख्या का घनत्व जो है काफ़ी कम होता है, ठीक है। तो हमने उच्च जहाँ पे ज़्यादा है, फिर मीडियम यानी मध्य जहाँ पे मीडियम है, और निम्न यानी कि जहाँ पे बहुत ही कम है। तीनों राज्यों को हमने यहाँ पे देख लिया है। अगला क्वेश्चन है हमारा जनसंख्या वृद्धि, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। अब देखो जनसंख्या वृद्धि क्या होती है। जनसंख्या वृद्धि, वृद्धि का मतलब ज्यादातर हम ये सोचते हैं कि वृद्धि हो रही है यानी कि बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वृद्धि का मतलब बढ़ोतरी नहीं है, बल्कि वृद्धि का मतलब है परिवर्तन, यानी कि चेंजेस। परिवर्तन का मतलब क्या है, चेंजेस, ठीक है, कुछ चेंज होना, कुछ परिवर्तन होना। अब देखो जनसंख्या वृद्धि जो होती है वो दो समय बिंदुओं के बीच में किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले जो लोगों की संख्या है उसमें परिवर्तन को दर्शाती है। अब दो बिंदु क्या, समय बिंदु क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2000, यानी कि सन 2000 से लेकर सन 2010 तक, ठीक है, ये क्या हो गए, दो समय बिंदु हो गए, यानी ये निश्चित टाइम हो गया, एक 2000 का, एक 2010 का, यानी इसके बीच में कितने साल हैं, 10 साल हो गए। ये दो समय बिंदु हो गए, ठीक है। अब इन दो समय बिंदुओं के बीच में जो जनसंख्या में चेंजेस आते हैं उसी को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। हो सकता है जनसंख्या बढ़ जाए और हो सकता है जनसंख्या घट जाए, दोनों ही जनसंख्या वृद्धि कहलाएगा। बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं, मैंने आपको जो इससे पहले वाली बुक है वहां पे मैंने क्लियर समझाया था, अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, लेकिन फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। एग्जाम्पल मैंने लिया है 2000 से लेके 2010 तक, ठीक है। अब देखो मान लीजिए इस समय में, मैं आपको यहाँ पे दोबारा से लिख देता हूँ, ये 2000 है और ये 2010 है, ठीक है। इस समय में 10 साल में भारत की जनसंख्या जो है, मान लीजिए इन 10 वर्षों में भारत की जनसंख्या पहले 1 लाख थी, ठीक है, पहले मान लो 1 लाख लोग रहते थे, एग्जाम्पल के लिए 1 लाख लोग रहते थे, लेकिन इस 10 साल में जनसंख्या बढ़ जाती है और वो हो जाती है 2 लाख। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपने देखा कि 10 साल के अंदर जनसंख्या जो है वो बढ़ गई, 1 लाख से 2 लाख हो गई, यानी कि 1 लाख लोग बढ़ गए। ये आपने समझा, बढ़ गए तो जनसंख्या वृद्धि हो गया। लेकिन मान लो अगर यहीं पे पहले 1 लाख लोग रहते थे लेकिन जनसंख्या घट गई, ठीक है, और अब जनसंख्या हो गई यहाँ पे 50,000 मात्र, यानी जनसंख्या कम हो गई, तो क्या ये परिवर्तन नहीं है? तो ये भी जनसंख्या में परिवर्तन है। चाहे जनसंख्या बढ़े चाहे जनसंख्या घटे, दोनों ही जनसंख्या में परिवर्तन होता है। ये आपको क्लियर है? जनसंख्या बढ़ने को वृद्धि कह रहे हैं तो जनसंख्या घटने को भी वृद्धि ही कहेंगे, ठीक है। और वृद्धि यहाँ पे दो तरीके से होती है, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। अगर घट रही है तो उसको ऋणात्मक वृद्धि कहेंगे और अगर बढ़ रही है तो उसको धनात्मक वृद्धि कहेंगे, ठीक है। इस तरीके से इसको दिखाया जाता है। ये आपको क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। इसकी जो परसेंटेज हो, इसकी जो दर होती है वो परसेंटेज में व्यक्त की जाती है हमेशा, ठीक है। जो जनसंख्या की वृद्धि की दर होती है उसको प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। अब यहाँ पे देखो जनसंख्या वृद्धि के इन्होंने दो घटक बता दिए। वो दो घटक कौन से? एक है नेचुरल,
एक नेचुरल तरीके से जनसंख्या में परिवर्तन हो रहा है, एक होता है अभिप्रेरित। ठीक है, अब ये जो नेचुरल है, जो प्राकृतिक तरीका है, उससे जनसंख्या में परिवर्तन कैसे होगा, इसमें बताया जाता है या तो जन्म दर से हो रहा है, जन्म के कारण हो रहा है, या फिर मृत्यु दर के कारण। यानी मान लो जन्म दर जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, ठीक है, मृत्यु दर जो है वो घट रही है, तो ऐसे में भी जनसंख्या में चेंजेस आएंगे। या मृत्यु दर बहुत तेजी से बढ़ रही है, जन्म दर घट रही है, तो भी जनसंख्या में तेजी से परिवर्तन आएंगे। ये नेचुरल तरीका माना गया है। ठीक है, दूसरा जो क्या है वो है अभिप्रेरित। अभिप्रेरित में क्या होता है, मान लो कि कोई क्षेत्र है, वहां पे बाहर से लोग आके बस जाए, कहीं बाहर से लोग आके बस जाते हैं। मान लो पहले कहीं पे दिल्ली में 500 लोग रहते थे एग्जाम्पल, ठीक है, पंजाब से 500 लोग और आ गए दिल्ली में, यानी प्लस 500 हो गए, तो अब कितने हो गए, 1000 लोग हो गए, यानी कि यहाँ की जनसंख्या में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। तो क्या इसको नेचुरल माना जाएगा, नहीं, इसको माना जाएगा अभिप्रेरित। यानी जब कहीं बाहर से लोग आ जाते हैं, प्रवास कर जाते हैं, उसकी वजह से अगर जनसंख्या में कोई चेंजेस हो जाता है, कोई परिवर्तन हो जाता है, तो उसको अभिप्रेरित कहा जाता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। पिछली एक शताब्दी में, यानी पिछले 100 वर्षों में अगर हम देखें तो जनसंख्या वृद्धि जो है वो काफ़ी हुई है। ठीक है, और जन्म दर और मृत्यु दर में और प्रवास में काफ़ी, मतलब इन कारणों की वजह से जो आपकी जनसंख्या वृद्धि है वो हुई है। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि में पिछले 100 सालों में जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण है, 3 कारण मेन है। एक तो है जन्म दर, जन्म, दूसरा है मृत्यु, और तीसरा है प्रवास। प्रवास में क्या है, बाहर से भी लोग आके बस गए हैं, उसकी वजह से भी जनसंख्या में परिवर्तन हुआ है। ठीक है, और इस परिवर्तन को समझाने के लिए 4 फेज में इसको बांट के पढ़ाया गया है, समझाया गया है। अब देखो यहाँ पे 4 प्रावस्था, प्रावस्था शायद आपको समझने में दिक्कत हो, तो इसको इंग्लिश में फेज कहा जाता है। ठीक है, तो 4 फेज में परिवर्तन हुआ है जनसंख्या में, इसको हम देखते हैं, इसीलिए मैंने आपके सामने इंग्लिश में लिखा हुआ है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब देखो जनसंख्या वृद्धि की 4 प्रावस्था कौन सी है। सबसे पहली प्रावस्था है जिसको का कहा जाएगा या फेज 1 कहा जाएगा। ठीक है, फिर फेज 2 हो जाएगा, फेज 3 हो जाएगा आपका, और फेज 4 हो जाएगा। ठीक है, मैं हट जाता हूँ, आप यहाँ पे देख पाएंगे अच्छे से। अब देखो इसको समय के हिसाब से देखते हैं। जो सबसे पहला फेज था वो था 1901 से 1921 तक। दूसरा फेज आपका है वो 1921 से 51 तक। तीसरा है 1951 से 81 तक, और चौथा 81 से लेके अब तक। ये समझ में आया। अब हम क्या करते हैं, एक एक करके समझते हैं इस कालखंड में। यानी ये है फेज 1। तो फेज 1 जो था आपका, उसमें जनसंख्या में क्या परिवर्तन आया, इसको समझ लेते हैं। तो देखिए 1901 और 1921 की जो अवधि थी, इस अवधि को रुद्ध कहा जाता है या फिर स्थिर प्रावस्था कहा जाता है। इस समय में क्या हुआ था, जनसंख्या ना तो तेजी से बढ़ रही थी, ना ही जनसंख्या घट रही थी, यानी जनसंख्या जो है स्थिर हो गई थी। ठीक है, रुद्ध हो गई थी, स्थिर हो गई थी। ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि जन्म दर और मृत्यु दर जो था दोनों ही ज्यादा था, यानी जन्म भी ज्यादा हो रहे थे। देखो जन्म दर और मृत्यु दर जो था दोनों ऊंचे थे, उच्च थे, जन्म भी ज्यादा हो रहे थे और मृत्यु भी ज्यादा हो रही थी। इसकी वजह से क्या था, जनसंख्या जो थी वो स्थिर थी। अब आप सोचो कि जन्म भी ज्यादा हो रहे हैं और मृत्यु भी ज्यादा हो रही है, तो जनसंख्या क्या होगी, बराबर ही चलेगी, स्थिर रहेगी। ठीक है, ना तो बढ़ेगी ना ही वो घटेगी। और ऐसा क्यों था, तो कारण आप बता दोगे, क्योंकि ये 1901 से 21 का समय है। इस समय में क्या था, हमारे देश में स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं थी, चिकित्सा की सुविधाएं नहीं थी, लोगों को ज़्यादा साक्षरता नहीं थी, लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, जो बेसिक उनकी नीड होती थी वो भी उनको आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता था। ठीक है, तो ये समस्या थी। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी है, वो ये समझनी है कि जब चिकित्सा सेवा उपलब्ध नहीं होती, जब हेल्थ सर्विस नहीं होती, तो मृत्यु दर ज़्यादा हो जाती है। क्यों, क्योंकि छोटी छोटी जो बीमारियाँ होती है, जैसे मान लो किसी को हैजा हो गया, किसी को डायरिया हो गया, किसी को मलेरिया हो गया, नॉर्मल सी बीमारी जिसमें आज के समय में बहुत कम लोग मरते होंगे क्योंकि इलाज उपलब्ध है, उस समय में इन छोटी छोटी बीमारियों से लोग मर जाते थे। ठीक है, उनकी हेल्थ सर्विसेज उपलब्ध नहीं थी, हॉस्पिटल दवाइयाँ उपलब्ध नहीं थी, इसलिए लोगों की मृत्यु ज़्यादा होती थी, मृत्यु दर जो थी बहुत ज़्यादा थी, उच्च थी, इसलिए जनसंख्या यहाँ पे क्या है, स्थिर है। इसके बाद बात करते हैं फेज 2 की। फेज 2 जो है 1921 से लेके 1951 तक। इस समय क्या होता है, इस समय जनसंख्या जो है, इसमें जनसंख्या में वृद्धि तो होती है, स्थिर वृद्धि होती है, यानी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है पर बहुत तेजी से वृद्धि नहीं हो रही। इस समय में क्या हुआ था, इस समय में देश भर में स्वास्थ्य की और स्वच्छता, इसमें सुधार हुआ, मृत्यु दर जो थी नीचे आ गई थी, बेहतर परिवहन की और संचार तंत्र उपलब्ध था। यानी कि इस समय में हेल्थ सेक्टर में सुधार हुए, हॉस्पिटल उपलब्ध हुए, इलाज उपलब्ध हुआ, डॉक्टर उपलब्ध हुए, दवाइयाँ उपलब्ध हुई, तो उसके कारण जो मृत्यु दर है
उसको कम कर लिया गया, जो पहले मृत्यु दर ज़्यादा थी वो कम कर ली गई। यानी अब जन्म तो ज़्यादा हो ही रहे हैं लेकिन मृत्यु जो है कम हो गई। तो ऐसे में जनसंख्या बढ़ेगी लेकिन थोड़ी सी मतलब कम स्पीड में बढ़ेगी, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे समझा दिया गया है। इसके बाद चलते हैं फेज 3 में। 51 से 81, ये इस समय में जो जनसंख्या जो थी वो बहुत तेजी से बढ़ी थी, ठीक है। फेज 3 की अगर बात करूं तो इस समय में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी थी, इसीलिए इसको जनसंख्या विस्फोट का काल कहा जाता है, ठीक है। इस अवधि को जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। इस समय में क्या हुआ था, मृत्यु दर जो थी उसमें तेजी से हास का मतलब होता है कमी, यानी मृत्यु दर में तेजी से कमी आई और जो प्रजनन है यानी कि जो जन्म दर है वो भी काफी हाई थी, ठीक है। जन्म दर बहुत ज्यादा हो गई और मृत्यु दर बहुत ही कम हो गई, जन्म दर ज्यादा मृत्यु दर कम, तो जनसंख्या जो है वो तेजी से बढ़ेगी। तो यहाँ पे यही इसीलिए इसको जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। और जनसंख्या की वृद्धि दर जो थी वो 2.2% की दर से ऊंची बनी हुई थी, ठीक है। आज़ादी के बाद क्या था, सरकार ने बहुत सारी पॉलिसी बनाई थी, तो उसके कारण क्या था, लोगों की जो जिंदगी थी उसमें सुधार आया था, अर्थव्यवस्था में सुधार आया था, लोगों को रोजगार मिलने लगा था, ठीक है। लोगों की जो जीवन की दशाएं थी उसमें सुधार आ गया था और इसी समय इसकी वजह से तो जनसंख्या बढ़ी। एक और कारण था जिससे जनसंख्या बढ़ी, वो कारण था प्रवास। बाहर से भी लोग भारत में आके बस गए, जैसे कि देखो यहाँ पे तिब्बती लोग आ गए, बांग्लादेशी आ गए, नेपाली आ गए, पाकिस्तानी आ गए, ये लोग बाहर से आके भारत में बसने लगे थे। तो जो हमारा नॉर्मल जन्म मृत्यु से बढ़ रही है जनसंख्या वो तो बढ़ी रही है, बाहर से जो प्रवास हुआ उसके कारण भी जनसंख्या तेजी से बढ़ी। तो ये जो कारण था ये जो काल था इसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या बढ़ी है, इसीलिए इसको जनसंख्या विस्फोट का काल भी कहा जाता है। फेज 4 की बात कर लेते हैं, ठीक है। फेज 4, जनसंख्या की वृद्धि दर ऊंची बनी रही, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे मंद गति से घटने लगी। पहले तो जनसंख्या बहुत ऊंची बनी हुई थी लेकिन धीरे धीरे वो घटने लगी थी धीमी गति से। और ऐसी जनसंख्या वृद्धि के लिए जन्म दर और जो अधोमुखी प्रवृत्ति है इसको ही मेन जिम्मेदार माना गया है, ठीक है, जन्म दर को। क्यों, क्योंकि देखो इस समय में क्या था, जन्म दर कम होने लगी थी धीरे धीरे। जन्म दर कम होने का कारण क्या था, लोगों ने विवाह के समय को बढ़ाया। पहले क्या होता था, विवाह की जो आयु होती थी ना, बहुत कम उम्र में शादी कर देते थे, लेकिन अब लोग पढ़े लिखे हो गए थे तो उन्होंने विवाह की उम्र को बढ़ाया, यानी अब ज़्यादा उम्र में शादी करते थे और जीवन की गुणवत्ता में सुधार आने लगा था। महिलाओं को शिक्षित किया गया था, ठीक है, महिलाओं की शिक्षा में सुधार हो रहा था। देश में जनसंख्या की वृद्धि दर जो है अभी भी ऊंची है। विश्व की विकास रिपोर्ट के अनुसार देखें हम तो पता लगेगा कि ऐसा अंदाजा लगाया गया है कि भारत की जनसंख्या 2025 में 135 करोड़ को छू जाएगी, यानी 2025 में भारत की जनसंख्या 135 करोड़ छू जाएगी, ऐसा अंदाजा लगाया गया है। लेकिन कुछ जो विद्वान हैं वो तो कहते हैं कि 140 करोड़ भारत की जनसंख्या ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है, ऐसा अंदाजा लगाया गया। तो ये आपको चारों समय के बारे में यहाँ पे पता लग गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है किशोरों के समक्ष कुछ चुनौतियां हैं, कुछ समस्याएं हैं, इसको देख लेते हैं। देखो इस चैप्टर में से सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला जो प्रश्न है वो यही है, जो हमारे देश में किशोर हैं, जो अडल्ट हैं, उनके सामने कौन सी समस्याएं हैं, कौन सी चुनौतियां हैं, ये आपसे पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। देखो किशोरों के सामने कई तरह की समस्या है, जैसे कि एक समस्या ये है कम उम्र में विवाह। आपको पता है भारत देश में काफ़ी कम उम्र में विवाह हो जाता था, खासकर राजस्थान बिहार वगैरह में बात करें, गांव वगैरह साइड में ऐसा होता था और आज के समय में भी हो जाता है। 12वीं पास कर लेती है लड़की तो उसका विवाह करा दिया जाता है। पहले तो 13-14 साल की उम्र में ही शादी हो जाती थी। तो विवाह की जो उम्र है वो कम उम्र में विवाह कराना, हालांकि ये इलीगल है लेकिन ऐसा अभी भी होता है, ठीक है, ये गलत है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं किशोर जो है उनके सामने बहुत तरह की समस्याएं आ जाती हैं। दूसरी समस्या है निरक्षरता। आपको पता है कि भारत में सभी को शिक्षा उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे में जो निरक्षरता है ये भी एक समस्या बन जाती है किशोरों के सामने। फिर क्या है कि जो अडल्ट हैं, अडल्ट बच्चे हैं, किशोर में कौन आएंगे, मेनली इसको 13 साल से लेकर 19 साल तक के जो बच्चे होते हैं इनको अडल्ट में शामिल किया जाता है, ठीक है। लेकिन अब मैंने यहाँ 13 से 19 लिख दिया है, इसका मतलब ये नहीं है, इसको अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बताया। कोई इसको 11 साल से भी बता देता है, कोई 12 साल से बताता है, कोई इसको केवल 18 साल तक बताता है, 12 से 18, तो अलग अलग है। लेकिन मोटा मोटा आपको यही है 13 से 19, 12 से 18 ऐसे ही मान लो, ये अडल्ट एज होती है। तो इस एज में क्या है, बच्चा कई बार विद्यालय बीच में छोड़ देता है, यानी बच्चे ने एडमिशन कराया, कुछ साल पढ़ा और ड्रॉप आउट कर दिया, किसी काम में लग गया या जो भी उसके पीछे रीजन रहे हो, वो स्कूल छोड़ देता है, उसकी पढ़ाई छूट जाती है। इसकी वजह से उनके साथ फ्यूचर में बहुत सारी समस्याएं आती है। किशोरी माता, अब देखो जो लड़की है उसकी कम उम्र में शादी कर दी जाती है। कम उम्र में शादी होगी तो फिर वो माँ बनेगी,
और जब वो माँ बनती हैं शादी के बाद, तो मातृ मृत्यु दर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में माता की मृत्यु होने के चांस जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। फिर क्या है, औसत दुरुपयोग, यानी कि बच्चे जो हैं, अडल्ट जो हैं, ये क्या करते हैं, ये गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं। कोई शराब पीने लग जाता है, ठीक है, नशे में लग जाता है, शराब हो गया, ड्रग्स लेने लग जाता है, गांजा, गुटखा वगैरह जो भी होता होगा नशे की चीज़ें, वो इन सब चीज़ों में पड़ जाता है। तो इसकी वजह से भी उसकी ज़िंदगी जो है वो बर्बाद हो जाती है। फिर क्या है, उचित मार्गदर्शन का अभाव। अब उनको अगर सही समय पे सही एज में एक अच्छा मार्गदर्शन ना मिल पाए, एक अच्छा सलाह देने वाला व्यक्ति ना हो, एक अच्छी सलाह ना मिल पाए, तो भी अडल्ट के सामने बहुत सारी समस्या आ जाती है। आपने देखा होगा, मैं आपको रियल में बताता हूँ, बहुत सारे अडल्ट ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, उनके पास अच्छा टैलेंट होता है, अच्छी नॉलेज होती है, लेकिन उनको पता नहीं होता उनको करना क्या है, कौन सी क्षेत्र में जा सकते हैं, वो किस फील्ड में जा सकते हैं, क्या उनके करियर के लिए सही होता है, उनको पता ही नहीं होता कुछ भी। उनको कोई समझाने वाला बताने वाला होता नहीं है। उसके कारण भी क्या हो जाता है, अच्छा मार्गदर्शन ना मिल पाने के कारण भी अडल्ट जो है अच्छी योग्यता होने के बाद भी अच्छा नहीं कर पाते हैं, ठीक है। फिर है अपराध, यानी कि क्राइम वाली दुनिया में चले जाते हैं। इस एज में क्या होता है, लड़ाई झगड़ा और क्राइम में घुस जाते हैं अगर एक बार, तो उनकी ज़िंदगी फिर बर्बाद हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो किशोरों के सामने कुछ मुख्य चुनौतियां हैं। आपके पेपर में आता है, इसमें से 3 या 4 पॉइंट ही आपको लिखने होते हैं, आप लिखकर उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। एक क्वेश्चन है राष्ट्रीय युवा नीति 2014। देखिए, इसमें से भी आपके पेपर में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। अब ये जो युवा नीति है, ये 1988 में भी संसद में लाया गया था ये। इसके बाद 2000 शायद 2003 में भी लाया गया था, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं आ रही है, 2003 था शायद, यहाँ पे भी लाया गया था, 2014 में भी लाया गया था। लेकिन आपके सिलेबस में अगर 2014 दे रखा है ना, तो हमको 2014 वाला याद करना है। अब देखो, किशोर जो अभी अडल्ट थे, उनका अच्छे तरीके से विकास हो सके, इसलिए ये जो युवा नीति है ये बनाई गई थी। अब युवा नीति में केवल किशोरों को नहीं शामिल किया जाता, बल्कि इसमें उनसे ज़्यादा उम्र वालों को भी लिया जाता है, ठीक है। एज कितनी होगी, देखो, राष्ट्रीय युवा नीति ये कहती है कि जो 15 साल से लेके 29 साल तक की उम्र का है, उसको तो ये मानते हैं, क्या मानते हैं, उनको युवा मानते हैं, ठीक है। इनके लिए पॉलिसी बनाई गई है, तो याद रखना इसमें किशोर भी शामिल हो जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, राष्ट्रीय युवा नीति 2014 जो है ये फरवरी 2014 में लाई गई थी, शुरू की गई थी, और भारत के युवाओं के लिए एक दूरदर्शी प्रस्ताव था कि फ्यूचर में भारत के युवा अच्छे क्षेत्र में जाएं, देश के लिए अच्छा काम करें, ठीक है, बेहतर जीवन जी सकें। इसलिए ये नीति लाई गई थी, ये पॉलिसी लाई गई थी। देश के जो युवा हैं उनके अंदर अच्छे गुणों का विकास किया जा सके, ठीक है, उनको एक अच्छा मार्गदर्शन मिल सके, उनके अंदर देशभक्ति की भावना जागृत की जा सके, नैतिक शिक्षा उनको प्रदान की जा सके, इसलिए राष्ट्रीय युवा नीति लाई गई थी, ठीक है, यही इसके उद्देश्य थे। और भारत सरकार ने 2015 में कौशल विकास और उद्यमिता के लिए भी नीति बनाई, यानी कि ये जो युवा हैं, इन युवाओं को स्किल सिखाई जाए, यानी कि कौशल सिखाया जाए। स्किल का मतलब होता है कुछ हाथ का काम सिखाया जाए, ठीक है, कुछ टेक्निकल चीज़ें सिखाई जाए, ये इनके अंदर डेवलप करना था। और उनको एक तरह से व्यापार में जा सके, बिजनेस में जा सके, उनके अंदर बिजनेस स्किल आ सके, इसलिए भी सरकार ने काम करा। तो ये युवा नीति से क्वेश्चन आता है आपके पेपर में, और किशोर वाला क्वेश्चन आता है। इन दो में से एक क्वेश्चन आने के बहुत चांस है, तो इसको बिल्कुल याद करके जाना है। अब अगला टॉपिक है जनसंख्या संगठन। देखो, जनसंख्या संगठन क्या होता है, ये एक तरह से जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत पढ़ा जाने वाला एक विषय है। इसमें हम जनसंख्या के बारे में बहुत डिटेल में अध्ययन करते हैं। डिटेल में क्या क्या पढ़ते हैं, जैसे जनसंख्या में जो लोग हैं उनकी आयु क्या है, उनका लिंग क्या है, ठीक है, यानी पुरुष हैं या स्त्री हैं, पुरुष स्त्री या फिर थर्ड जेंडर जो होता है वो है, और उसमें उनकी संख्या कितनी है, इन सब चीज़ों का विश्लेषण किया जाता है। लोग कहाँ पे निवास करते हैं, निवास का मतलब यहाँ पे गांव और नगर से है, कि लोग गांव में ज़्यादा निवास करते हैं या नगर में, ठीक है, कहाँ पे लोग ज़्यादा निवास करना पसंद करते हैं, उनकी भाषा क्या है, उनका धर्म, उनकी साक्षरता, वैवाहिक स्थिति, शिक्षा, व्यवसाय, इन सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत, ठीक है। तो जनसंख्या संगठन को हम समझते हैं, इसको हम 3 से 4 कैटेगरी में बांट के पढ़ेंगे। अब देखो, जनसंख्या संगठन जो है इसको 4 प्रकार में बांट लेते हैं। एक है ग्रामीण नगरीय संगठन, ठीक है, गांव से लोग नगरों की तरफ क्यों आते हैं ये पढ़ा जाता है। फिर भाषाई संगठन है, आपको पता है भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, तो कौन सी भाषा क्या है ये सब पढ़ते हैं। धार्मिक संगठन, आपको पता है भारत देश में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा श्रमजीवी संगठन, इन सब को देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बात करता हूँ ग्रामीण नगरीय संगठन को समझ लेते हैं। देखिए,
जो 2011 की जनगणना हुई थी उसमें बताया गया था कि भारत में 6,40,867 गांव हैं। इसमें से 93% गांव जो हैं वो बसे हुए हैं सही तरीके से। फिर भी पूरे देश में जो ग्रामीण जनसंख्या, इतने सारे गांव होने के बाद भी पूरे देश में ग्रामीण जनसंख्या का जो वितरण है वो समान नहीं है, असमान है। मैंने आपको दिखाया था ना, मैप दिखाया था कि कुछ क्षेत्र में लोग ज़्यादा रहते हैं, कुछ क्षेत्र में लोग कम रहते हैं, वही आपको बताया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत देखें तो काफ़ी ज़्यादा आपको मिलेगा। गोवा, मिजोरम राज्यों की अगर कुल जनसंख्या को देखें तो उसके आधे से भी कुछ अधिक भाग गाँव में आते हैं। यानी गोवा का जो और मिजोरम का जो हिस्सा है उसमें से आधे से ज़्यादा हिस्सा तो गाँव में बसता है। गांव का आकार जो है वो काफ़ी हद तक क्या है, भिन्न होता है। कि देखिए कुछ गांव छोटे होते हैं, कुछ गांव बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, उनका आकार हमेशा अलग होता है। नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएं, उत्तर पूर्वी भारत में जाएं तो वहाँ पे पहाड़ी राज्य ज़्यादा हैं, ठीक है। फिर पश्चिमी राजस्थान और कच्छ, यानी जो गुजरात में जो कच्छ और रण वाला हिस्सा है वहाँ पे देखिए तो 200 व्यक्ति से कम, और केरल और महाराष्ट्र के कुछ भागों में 17,000 व्यक्ति तक पाए जाते हैं। अब ये देखिए कि जनसंख्या घनत्व कितना अलग है। कहीं पे आपको केवल 200 लोग मिल रहे हैं तो कुछ कुछ जगहों पे 17,000 लोग आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ग्रामीण जनसंख्या के अपोजिट अगर हम देखें भारत में नगरीय जनसंख्या को, तो उसका अनुपात जो है वो काफ़ी निम्न है दुनिया से अगर कंपेयर कर रहे हैं हम, ठीक है। भारत में ज़्यादातर जो जनसंख्या है वो गाँव में रहती है, नगरों में लोग कम रहते हैं। लेकिन हालांकि नगरों में गाँव से लोग अब ज़्यादा आने लगे हैं। अगर हम दुनिया से कंपेयर करें भारत को, तो भारत में फिर भी नगरीय जनसंख्या काफ़ी कम है। पिछले दशकों में, पिछले कुछ 10-20 साल में अगर हम देखें तो ये वृद्धि जो है बहुत तीव्र गति से हो रही है, ठीक है। आप ये देखो कि नगरीय जनसंख्या जो है, यानी लोग गाँव से नगरों की तरफ ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत तेज़ी से आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे उनको आर्थिक विकास के अवसर उपलब्ध है, यानी यहाँ पे इनको रोजगार मिल जाता है, इनको स्वास्थ्य अच्छी अच्छी इलाज मिल जाता है, अच्छी एजुकेशन मिल जाती है। इस कारण क्या है, जो गांव की जनसंख्या है वो नगरों की तरफ जा रही है, ठीक है। इसी को बोलते हैं ग्रामीण नगरीय संगठन, यानी गाँव से लोगों का नगरों की तरफ जाके बसना। आगे देखो, लगभग सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नगरीय जनसंख्या जो है वो तेजी से बढ़ रही है। खासकर कलकत्ता, मुंबई, बेंगलोर, मैसूर, मदुरई, कोयम्बटूर, अहमदाबाद, सूरत, दिल्ली, कानपुर, लुधियाना, जालंधर, यहाँ पे क्या है, ग्रामीण नगरीय जनसंख्या जो है प्रवास के कारण तेजी से बढ़ी है। यानी गांव से लोग, गांव की तरफ से लोग चले आए हैं कहाँ पे, नगर में प्रवास कर गए हैं। अब गांव से नगर में प्रवास के कारण भी क्या है, आप ये भी पेपर में आ सकता है, बता दो क्यों आते हैं लोग, रोजगार के लिए आते हैं, ठीक है। क्यों आते हैं लोग, अच्छी सुविधा के लिए आते हैं। अच्छी सुविधा में अच्छी एजुकेशन, अच्छी हेल्थ सर्विस, सब कुछ आ जाता है, ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर पे है भाषाई संगठन। भाषाई संगठन में देखो भारत में 4 भाषा परिवार हैं, पेपर में क्वेश्चन आएगा। 4 भाषा परिवार में क्या है, एक ऑस्ट्रिक है, द्रविड़ है जो दक्षिण भारत में, चीनी तिब्बती है, और भारतीय यूरोपियन है। तो हम जो हैं वो कौन है, हम भारतीय यूरोपियन है। जो नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, देखो जो उत्तर भारत में रहते हैं ये कौन से हैं, ये इंडो आर्य हैं जिसको भारतीय यूरोपीय कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कौन कौन से राज्य में आ जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो जम्मू कश्मीर आ जाएगा, पंजाब, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, ये सारा का सारा हिस्सा जो है किस में आ जाता है, ये इंडो आर्य वाले में आ जाता है, ठीक है। और अगर हम बात करें दक्षिण भारत की, यानी अब मैं नीचे की साइड जाता हूँ, ये वाला जो भारत है, ठीक है, दक्षिण भारत, तो दक्षिण भारत में है द्रविड़ जो कि 20% है। द्रविड़ में आपका तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, ये जो हिस्से हैं ये पूरे के पूरे द्रविड़ में आ जाते हैं। यहाँ पे द्रविड़ भाषा क्षेत्र आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा चीनी तिब्बती जो है वो आपको इधर की साइड दिखेंगे, ठीक है। इसमें आपका जम्मू कश्मीर, हिमाचल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो हिस्सा है ना, ये ज़्यादातर चीनी तिब्बती, क्योंकि यहाँ पे चीन और तिब्बत है, इसके नज़दीक भाषा परिवार में पड़ जाते हैं। और ऑस्ट्रिक में क्या आ जाते हैं आपका, मेघालय, निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, ये सब आ जाते हैं। तो ये सारे के सारे 4 भाषा परिवार हैं, और इनके अनुसार ही कुछ भाषाएं हैं जो भारत में बोली जाती हैं। इसके बाद है तीसरा नंबर पे आपका धार्मिक संगठन। आपको पता है भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। यहाँ पे जो बड़ी संख्या है वो हिंदुओं की है, उसके बाद मुस्लिम आते हैं, फिर ईसाई, फिर सिख, फिर बौद्ध, जैन, फिर अन्य धर्मों के लोग आ जाते हैं, जिसमें आपके यहूदी भी आ जाते हैं, पारसी भी आ जाते हैं, जरथुस्त्र भी आ जाते हैं, ठीक है, ये सब आ जाते हैं। तो किसकी कितनी जनसंख्या ये आपको यहाँ पे दिख रही है।
अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि किसकी जनसंख्या देश में किस हिसाब से फैली हुई है। तो हिंदू जो है लगभग लगभग संपूर्ण देश में है, पर कुछ राज्यों में हिंदू अब अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं, उनकी संख्या कम होती जा रही है। मुस्लिमों की बात करें तो इनकी संख्या हर जगह बढ़ रही है, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, लक्षद्वीप, यहाँ पे तो ये मेनली बसे हुए हैं। इसके अलावा ये अन्य जगहों पे भी पूरे भारत में फैले हुए हैं। ईसाइयों की बात करें तो ये ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में है, ठीक है, जो गाँव के क्षेत्र होते हैं, गोवा में, केरल में, मेघालय में, मिजोरम में, नागालैंड में, नॉर्थ ईस्ट में ईसाई तेजी से बढ़ रहे हैं। सिखों की बात करें तो ये पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन 3 जगहों पे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसके अलावा पूरे देश में है लेकिन कम संख्या में है। बौद्धों की बात करें तो ये खासकर महाराष्ट्र में है, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, लद्दाख में, त्रिपुरा में, हिमाचल में जो लाहौल स्पीति वाला क्षेत्र है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बौद्ध है। जैन की बात करें तो ये खासकर महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में ही आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये मेनली क्या बताया गया है आपको, धर्म के अनुसार जो है धार्मिक संगठन है ना ये, तो इसमें क्या है, धर्म के अनुसार जो लोग हैं वो कहाँ किन क्षेत्रों में ज़्यादा रहते हैं, तो ऐसे आपको यहाँ पे पेपर में बताना है। हालांकि क्वेश्चन आता नहीं है इनसे ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादातर नहीं आता इससे क्वेश्चन, फिर भी आपको पढ़ा रहा हूँ मैं, समझा रहा हूँ, आप इसे याद कर सकते हैं। लास्ट है आपका श्रमजीवी संगठन। देखो अगर आर्थिक दृष्टि से देखें तो हमारी जो जनसंख्या है उसको 3 कैटेगरी में बांट के देखेंगे, एक है मुख्य श्रमिक और एक है सीमांत श्रमिक। अब इन दोनों से आपके पेपर में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा। मुख्य श्रमिक कौन से हैं, मेन वर्कर जो है वो ऐसे लोग जो साल में 183 दिन कम से कम काम जिनको मिल जाता है, 183 दिन जो काम करते हैं वो मुख्य श्रमिक है। सीमांत श्रमिक ऐसे हैं जिनको 183 दिन से भी कम काम मिलता है, ठीक है। अश्रमिक कौन से हैं, नॉन वर्कर, जिनको रोजगार ही नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान, इसको भी समझ लो। देखो समाज का विभाजन जो है वो पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर, ये तो प्राकृतिक रूप से है, ठीक है, ये नेचर ने ही ऐसा बनाया है हमको, इसको जैविक रूप माना जाता है। लेकिन रियल में क्या होता है, समाज में अलग अलग भूमिका निर्धारित करते हैं और सामाजिक संस्थाएं कहीं ना कहीं इसको मजबूत बनाती है। अब देखो ये तो नेचर ने ही हमको ऐसा करके भेजा है, महिला पुरुष और ट्रांसजेंडर में बना के, लेकिन समाज में क्या है, समाज ने अपने कुछ नियम बना दिया, उस नियम के तहत समाज में लोगों के साथ भेदभाव होता है, खासकर महिलाओं के साथ, ठीक है। तो देखो इसमें यह कहा गया है जो महिलाओं के साथ जो बहिष्कार वाली चीजें हैं ये कहीं ना कहीं किसी समाज के लिए एक गंभीर समस्या बन सकती है। आगे देखो, सामान्य जन में किसी भी प्रकार का भेदभाव या विशेष रूप से जेंडर, लिंग को लेकर कोई भेदभाव होता है तो ये एक अपराध माना जाएगा, ठीक है। इसीलिए सभी के लिए शिक्षा मिलनी चाहिए, सभी के लिए शिक्षा, सभी के लिए रोजगार, राजनीतिक प्रतिनिधित्व सबको मिले, सबको समान अवसर मिले, समान काम के लिए सबको समान वेतन मिले, स्वाभिमान के साथ सभी अपना जीवन जी सके, सबको बराबर के अवसर मिले। इसलिए ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना या अभियान जो है लाया गया है। इसमें क्या है, ये जो समाज में लिंग को लेकर भेदभाव होता है इस बुराई को दूर करने के लिए ये प्रोजेक्ट लाया गया है। तो हमारी जो सरकार है उसने सभी को संज्ञान में लेते हुए ये भेदभाव को खत्म करने की बात की गई है और ये राष्ट्रीय स्तर पे, नेशनल लेवल पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान जो है चलाया है, ठीक है, ताकि जो स्त्री है, जो महिला है, उसको समान व्यवहार मिल सके, उसको अच्छी एजुकेशन मिल सके, समाज में उसको समानता मिल सके, ठीक है। ये था, तो यहाँ पे अपना चैप्टर जो है खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर जरूर कर दिया करें, ठीक है। चैप्टर 2 मैंने ऑलरेडी करा दिया है, चैप्टर 1 आज हो गया है, तो इसके साथ ही मैं आपकी जल्दी से ये बुक खत्म कर दूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।